हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। माई सेल्फ मनमोहन शर्मा। और आज हम एक चैप्टर पढ़ेंगे इंडियन पॉलिटी का, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज़ द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट चैप्टर है। सो अराउंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 के आसपास, जब वो अपने पीक पर था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। सो एक ब्रिटिश जर्नलिस्ट गांधी जी को अप्रोच करते हैं एंड ही आस्क ए वेरी सब्सटेंशियल क्वेश्चंस कि गांधी जी, आप इंडिपेंडेंस की मांग तो कर रहे हो, बट हु वुड रूल इंडिया इफ ब्रिटिश एवर लेफ्ट इंडिया। यानी कि अगर अंग्रेजों ने भारत को छोड़ दिया तो फिर भारत पर शासन कैसे होगा, भारत की शासन व्यवस्था कैसे होगी। एंड फॉर फ्यू सेकंड गांधी जी वॉज स्ट्रक डाउन बाय दैट क्वेश्चन एंड ही रिप्लाइड, भारत तो राम भरोसे ही चला है और राम के भरोसे ही चलेगा। You just left here. So, this creates a very fundamental question कि अगर अंग्रेज भारत को अचानक से छोड़ के चले गए तो फिर भारत का भविष्य क्या होगा, खास करके भारत की गवर्नेंस का क्या स्ट्रक्चर होगा, क्या क्या उसका लेट्स से सब्सटेंटिव ग्राउंड पर क्या तरीके होंगे, उसके क्या प्रोसीजर होंगे, उसके गवर्नेंस के, डेमोक्रेसी होगा, ओलिगैर्की होगा, क्या होगा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन था। सो इन 1922 गांधी जी was the first person to demand for constituent assembly although not in explicit word। यानी कि गांधी जी 1922 में पहले भारतीय व्यक्ति थे जिन्होंने भारतीय लोगों के लिए संविधान सभा की मांग की। हालांकि ये मांग संविधान सभा शब्द का उपयोग करके नहीं की गई थी। सो हम यहाँ पर ये लिखेंगे, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो ये आपको याद रखना है। लिखेंगे इन 1922 महात्मा गांधी was first to demand for constituent assembly। अब देखो, गांधी जी ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड तो की, बट फॉर एग्जाम पर्पज हम पढ़ते हैं कि 1934 में एम एन रॉय ने इसकी डिमांड की थी। तो यहाँ पे ये याद रखना कि गांधी जी ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्ड का यूज नहीं किया था। तो उन्होंने क्या कहा था फिर, तो आ, तो वो यहाँ पे हम लिखेंगे। उन्होंने कहा था, ये मेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, दैट स्वराज विल नॉट बी द गिफ्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। याद रखना आपको, ये बहुत अच्छी लाइन है, स्वराज विल नॉट बी द गिफ्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो फिर अब क्या है, इसकी जगह क्या होना चाहिए, तो फिर उन्होंने कहा था कि स्वराज विल नॉट बी द गिफ्ट ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट, इट मस्ट स्प्रिंग फ्रॉम द विशेष ऑफ द पीपल वाया फ्रीली चोजन देयर रिप्रेजेंटेटिव। तो यहाँ पे लिखेंगे, ये अंडरलाइन करके लिखेंगे, मेंस में इस तरह के बड़े शानदार आंसर बनते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे, इट मस्ट स्प्रिंग फ्रॉम द विशेष ऑफ पीपल वाया देयर फ्रीली चोजन रिप्रेजेंटेटिव। यानी कि स्वराज जो है वो अंग्रेज हमें नहीं देंगे, ये जो है वो भारतीय लोग अपने उम्मीद और अपनी आकांक्षाओं के आधार पर उनके द्वारा
स्वतंत्र रूप से चुने गए जो उनके प्रतिनिधि हैं, यानी कि उनके रिप्रेजेंटेटिव हैं, वो हमको स्वराज प्रोवाइड करेंगे। सो दिस वाज द डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ऑल्दो आप देख सकते हैं इसमें गांधी जी ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्ड का यूज नहीं किया है। सो यहाँ पे ये भी आपको याद रखना है। सो फॉर एग्जाम पर्पज ये मेंस के लिए बहुत अच्छा आंसर है। फॉर एग्जाम पर्पज अगर आपसे पूछा जाता है कि हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, सो वो थे हमारे देश में कम्युनिस्ट मूवमेंट के बहुत बड़े पायनीर, उनका नाम था एम एन रॉय, मनवेंद्र नाथ रॉय। तो ये भी हम लिखेंगे फिर यहाँ पर सेकंड ऑप्शन, एम एन रॉय in 1934 was first person to demand for constituent assembly। एम एन रॉय ने यहाँ पे, एम एन रॉय पहले व्यक्ति थे जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो है वो डिमांड की थी। ठीक है, एक कोई पर्टिकुलर बुक यहाँ पे नहीं लिखी गई थी, इनके जो पंपलेट वगैरह के माध्यम से इन्होंने इसकी डिमांड की थी। तो ये भी आपको क्या है कि याद रखना। ऑल्दो दिस इज इजी क्वेश्चन फॉर यूपीएससी के लिए, थोड़ा सा आसान क्वेश्चन है बिकॉज ये रिपीटेडली एग्जाम्स में पूछा जा चुका है और ये टेक्स्ट बुक आंसर है, तो लगभग सारे बच्चों को ये आता है। ठीक है, उसके बाद अगला जो पॉइंट है वो है इन 1938, वैसे फैजपुर, त्रिपुरी और हरिपुरा जो कांग्रेस के सेशन थे उनमें कांग्रेस ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की मांग की, बट इन 1938 सॉरी, जवाहरलाल नेहरू डिमांडेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, सीए, नोट्स आपको मेरे साथ ही प्रिपेयर करने हैं। जवाहरलाल नेहरू डिमांडेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब यहाँ पे याद रखना है कि एक शब्द और बहुत इंपॉर्टेंट है, उसका नाम है अडल्ट सफरेज, वयस्क मताधिकार। यानी कि एक पर्टिकुलर एज के बाद सभी भारतीय लोगों को वोट डालने का अधिकार होगा और उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये याद रखना है, डिमांडेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, और इसको फिर आपको स्टार मार्क करके लिखना पड़ेगा, बेस्ड ऑन अडल्ट सफरेज। ठीक है, ये आपको याद रखना है। इसमें एक कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया विल भी आया था, वाइट पेपर को भी रिजेक्ट किया गया था, ऐसे बहुत सारे जो है चीज़ें इसके बीच में हुई थी, बहुत सारी बुक्स भी लिखी गई थी। अगर आप ग्रेवाइल ऑस्टिन का कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ोगे, ऑक्सफर्ड प्रेस जो रिलीज करती है, तो वहाँ पे आप वहाँ पे लिखा हुआ है कि बहुत सारी बुक्स इस दौरान लिखी गई थी और उनमें जो है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड की गई थी। अब क्या है, ब्रिटिश लोगों के ऊपर दबाव आता है, तो उस वक्त जो गवर्नर जनरल थे, 1940 की बात है, तो ये भी याद रखना आपको, ये भी टेक्स्ट बुक आंसर है तो इजी है थोड़ा सा। इसको हम बोलते हैं अगस्त ऑफर, और ये अगस्त ऑफर की तो डेट भी आपको याद रखनी होगी, तो मैं डेट को थोड़ा सा, तो ये है 8 अगस्त 1940। 8 अगस्त 1940 को अगस्त ऑफर दिया था लॉर्ड लिनलिथगो ने, was first to accept demand for constituent assembly। तो अगस्त ऑफर में लॉर्ड लिनलिथगो था, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड को जो है वो यहाँ पे एक्सेप्ट किया था आफ्टर लॉट ऑफ प्रेशर फ्रॉम कांग्रेस, स्पेशली सुभाष चंद्र बोस और नेहरू, दो इसके बड़े पायनीर रहे थे कांग्रेस में 1938 के आसपास। ठीक है, तो ये आपको याद यहाँ पे रखना है। आगे चले, फिर आता है आपका मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन।
So Cripps mission failed for a lot of reasons, but Cripps mission also reiterated कि वॉर के पश्चात यानी कि आफ्टर जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है वो ख़त्म होगा, देन वील क्रिएट अ फ्रेश कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो भारतीय लोगों के लिए उनका संविधान बनाएगी। सो यहाँ पे दोबारा लिखेंगे ये बात को हम, क्रिप्स मिशन एक्सेप्टेड डिमांड फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये भी आपको दिमाग में रखना है। फिर बहुत सारी सिचुएशन टेंस हुई, क्विट इंडिया मूवमेंट भी आया और बहुत सारी चीज़ें आई। उसके बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने 1945 में एक प्लान भेजा था जिसका नाम था कैबिनेट मिशन प्लान। और कैबिनेट मिशन प्लान का स्पेशल पर्पज यही था दैट दे आर टू आर्टिकुलेट एंड डिवाइज अ मशीनरी बाय विच ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विल बी एस्टैब्लिश्ड। ठीक है, तो यहाँ पे लिखना है इन 1945 कैबिनेट मिशन प्लान was sent। इस कैबिनेट मिशन प्लान में 3 मेंबर थे, आपको उनके नाम भी याद रखने हैं। एक तो थे लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, एक थे आपके एवी अलेक्जेंडर, एक थे आपके जो क्रिप्स मिशन में थे सर स्टैनफोर्ड क्रिप्स, वो थे। सो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कैबिनेट मिशन प्लान भारत में भेजा और इसने जो है वो भारत में जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो इस्टेब्लिशमेंट है उसके लिए एक प्लान तैयार किया। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कैबिनेट मिशन प्लान। ठीक है, तो इसका ऑब्जेक्टिव भी यहाँ पे लिखेंगे अपन। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, याद रखनी है सारे चीजें। टू डिवाइस अ मशीनरी by which Indians will have their constitution। एक ऐसी मैकेनिज्म तैयार करना जिससे भारतीय लोगों का अपना एक संविधान हो। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड अब यहाँ पे क्या होता है, एक पार्टी होती है जिसका नाम होता है कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, विच वॉज ऑल्सो इंटीग्रल पार्ट ऑफ कांग्रेस पार्टी अंटिल 1948। और उसके जो पायनीर थे उनका नाम था जयप्रकाश नारायण। सो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी और कांग्रेस पार्टी दोनों ही इस बात पर अड़े हुए थे कि हमारी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो अडल्ट सफरेज पर बनेगी, यानी कि वयस्क मताधिकार पर बनेगी। बट लेटर ऑन जो आपके वावेल जो थे, लॉर्ड वावेल, वो इस बात से एग्री नहीं होते हैं और लॉर्ड वावेल 20 नवंबर को डिक्लेयर कर देते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो बनेगा 9 दिसंबर को बनेगा और उसके लिए इलेक्शन पहले ही हो चुके थे, वो अभी मैं आपको बताता हूँ। और ऑब्वियसली ये अडल्ट सफरेज पर नहीं बनेगा। सो इसके लिए क्या है, दिसंबर 1945 में जो है वो देश में जनरल इलेक्शन करवाए गए थे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू वावेल प्लान जनरल इलेक्शंस वर हेल्ड इन दिसंबर 1945। ये याद रखना आपको, जनरल इलेक्शंस 1945 में करवाए गए थे और फिर उसमें ये डिसाइड किया गया कि जो प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली हैं, पीएलए जो है,
प्रोविंशियल लेजिस्लेचर जो है यानी कि प्रांतीय जो विधायिका है वो डिसाइड करेगी मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, सो यहाँ पे ये याद रखना है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ये आईएएस में पूछा हुआ है प्रीलिम्स में एक बार पहले ही यूपीएससी ने। मेंबर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर elected members of constituent assembly were elected by proportional representation method. Members of constituent assembly were elected by proportional representation method. ठीक है, ये आपको याद रखना है। और इसमें एक रफ आइडिया के लिए एक रेशो भी बनाया गया था कि विल हैव एटलीस्ट 1 मेंबर ऑन 1 मिलियन। तो यहाँ पे लिख लेंगे अपन ये भी, रफली 1 to 1 मिलियन। कांग्रेस इसको एक्सेप्ट करता है। लॉर्ड बावेल कह देते हैं कि अडल्ट सफरेज टू कम्बरसम फॉर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अभी इन हालातों में जो है वो वयस्क मताधिकार के आधार पर हम संविधान सभा का निर्माण नहीं कर पाएंगे, और कांग्रेस उसको एक्सेप्ट करती है। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी नाराज हो जाती है। दे ड्राफ्ट देयर ऑन कॉन्स्टिट्यूशन इन 1948। बाद में इसकी अभी हम बात करेंगे। यहाँ पे आपको ये याद रखना। तो फिर इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? सो इनिशियली क्या होता है, इनिशियली ये डिसाइड करते हैं कि 389 मेंबर होंगे संविधान सभा में। सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कितने मेंबर होंगे? 398 मेंबर होंगे। ये 398 मेंबर्स में भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, ये 292 मेंबर्स तो होंगे ब्रिटिश जो प्रोविंस हैं, फोर मेंबर जो होंगे वो होंगे ब्रिटिश कमिश्नर्स प्रोविंस से, ये कितने हो गए? 296 हो गए, और 89 और 4 93 मेंबर होंगे, वो होंगे फ्रॉम प्रिंसली स्टेट, देसी रियासतों से ये होंगे। ठीक है, इलेक्शन ये 296 के लिए तो ये रहा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन मेथड से होंगे। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन आज भी हमारे उसी मेथड से होते हैं। ये 93 के बारे में आपको याद रखना है। ये 93 जो मेंबर्स हैं, ये इनका इलेक्शन नहीं हुआ था, दे वर नॉमिनेटेड, और नॉमिनेशन इनका उसका बेस क्या था? तो वो था कंसल्टेशन। सो प्रिंसली स्टेट और जो कांग्रेस पार्टी है, इन दोनों ने कंसल्टेशन किया था, और उसके आधार पर ये 93 मेंबर्स जो है वो यहाँ पे संविधान सभा में इनको मेंबरशिप मिली थी। तो यहाँ पे ये लिखेंगे, ये इम्पोर्टेंट है। मेंबर्स वर नॉमिनेटेड बाय princely states based on consultation between Congress and princely states। सो कांग्रेस और प्रिंसली स्टेट्स के बीच में जो कंसल्टेशन हुआ था, उसके आधार पर जो है वो मेंबर्स को क्या किया गया था, यहाँ पे नॉमिनेट किया गया था। अब जो 389 मेंबर्स है, इनमें से जो 296 जो रह गए, उनमें कांग्रेस
को जो दिसंबर 1940 में जो 45 में जो इलेक्शंस हुए थे उसमें 208 सीटें मिली और 73 सीट्स मिली थी मुस्लिम लीग को और रिमेनिंग मिली थी अदर्स को। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे नहीं जाते हैं बट हम लिख लेते हैं ये। तो यहाँ पे लिखेंगे कांग्रेस वॉन 208 सीट्स। मुस्लिम लीग को कितनी मिली थी? अभी देश आजाद नहीं हुआ है, 90 दिसंबर 1945 के इलेक्शंस की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। मुस्लिम लीग को मिले थे यहाँ पे 73 सीट्स और रिमेनिंग किसको मिली थी? अदर्स। अदर्स मतलब जैसे शेड्यूल कास्ट फेडरेशन से डॉक्टर बी आर अम्बेडकर चुने गए थे ओरिजिनली फ्रॉम बंगाल, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारी अदर्स भी सीटें थी, ठीक है। अब इसमें दो इंटरेस्टिंग बातें हम लिखेंगे कि जो प्रोमिनेंट जो लोग थे जिनको हम इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल में पढ़ते हैं या मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ते हैं, उनमें ऐसे कौन से लोग थे हु अपोज द वेरी आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का हर व्यक्ति ने समर्थन किया था, इसकी डिमांड की थी। बट इसमें दो लोग थे, उनका नाम था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एंड मोहम्मद अली जिन्ना, वो अपोज द वेरी आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सो यहाँ पे ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, मेंस के लिए तो मज़ेदार आंसर होगा ये। तो यहाँ पे लिखेंगे डॉक्टर वी आर अम्बेडकर वॉज अगेंस्ट द आइडिया ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अब ये क्यों थी उसके अगेंस्ट? क्योंकि इनका ये मानना था कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है वो सफिशियंट है भारत की सरकार को चलाने के लिए, और ऐसा हुआ भी। जब तक हमारा संविधान पूरी तरह लागू नहीं किया गया, फुली इन्फोर्स्ड नहीं हुआ था, तब तक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 ने ही इंडिया को चलाया था। सो यहाँ पे लिखेंगे इन हिज ओपिनियन। ये ओपिनियन इन्होंने कहाँ पे दिया था? शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन जो था उसमें इन्होंने ये बोला था। इन हिज ओपिनियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 would be sufficient। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वुड बी सफिशियंट, ये सफिशियंट होगा। एंड सेकंड व्यक्ति कौन थे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के खिलाफ थे? वो तो ऑब्वियसली होने ही है, बिकॉज इवन मुस्लिम लीग, एनी मेंबर ऑफ मुस्लिम लीग डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द इनॉग्रल सेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सो मुस्लिम लीग जो है उसने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सपोर्ट नहीं किया था। इवन वो उसके इनॉग्रल सेशन में गए भी नहीं थे। तो लिखेंगे अदर नोटेबल पर्सन मोहम्मद अली जिन्ना। तो आपको ये याद रखना है कि दो सबसे जो नोटेबल पर्सन थे उनमें डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और मोहम्मद अली जिन्ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के आइडिया के अगेंस्ट थे, ठीक है। एक और इसमें इंटरेस्टिंग बात हम लिखेंगे। अब हम मेंबर्स के बैकग्राउंड पर जब जाएंगे कि कैसे कैसे मेंबर्स आए, कहाँ से आए, सबके बारे में हम वन बाय वन करके पढ़ेंगे। सो वो थी कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी, तो इसके बारे में भी लिखेंगे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी ड्राफ्ट देयर ओन कॉन्स्टिट्यूशन was against the constituent assembly। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अगेंस्ट थी। उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, उसका रीजन क्या था? बिकॉज ये चाहते थे कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है वो अडल्ट सफरेज पर बननी चाहिए। बिकॉज ऑफ देयर डिमांड
for adult suffrage. सो ये चाहते थे कि अडल्ट सफरेज पर इनकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बननी चाहिए, इसलिए इन्होंने क्या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का विरोध किया। एक साल बाद जयप्रकाश नारायण ने संविधान सभा में स्वीकृति दी और उन्होंने कहा कि आई एम प्री ऑक्यूपाइड सो आई कैन नॉट बी पार्ट ऑफ द असेंबली, बट राम मनोहर लोहिया और मिसेज अरुणा आशफ अली, इनको आप कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जगह दीजिए। ही रिक्वेस्टेड नेहरू, नेहरू ने भी उनसे रिक्वेस्ट की थी कि आप मेरे यूनियन कैबिनेट में शामिल होइए। जयप्रकाश नारायण ने अपने एजेंडा दे दिए कि ये मेरे एजेंडा हैं, आप अगर इनको फॉलो करते हो तो ही मैं आपके कैबिनेट में शामिल होऊंगा। नेहरू ने कहा आई कैन नॉट प्रॉमिस ऑन दैट। सो बाद में राम मनोहर लोहिया और मिसेज अरुणा आशफ अली को मेंबरशिप भी नहीं मिली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हम इसको लिखेंगे। तो यहाँ तक ये भी आपको समझ में आ गया होगा की था। तो ये पहला जो हमारा आर्टिकुलेटिव मेथड था। दूसरा क्वेश्चन ये कि वॉज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज सॉवरेन, क्या संविधान सभा संप्रभु थी। सो इसके लिए जो है वो हम कुछ नोटेबल बातें लिखेंगे। सो महात्मा गांधी महात्मा गांधी ने ये कहा था कि संविधान सभा संप्रभु नहीं है, सॉवरेन नहीं है, बिकॉज इट इज वेग, मतलब ये बहुत वेग होगा अगर किसी और के क्रिएशन को हम सॉवरेन बताएंगे। सो इट इज रॉन्ग टू कॉल समवन एल्सेस क्रिएशन एज सॉवरेन। तो यहाँ पे ये लिखेंगे महात्मा गांधी बिलीव्ड दैट assembly was not sovereign because it was someone else's creation। सो महात्मा गांधी जो है वो ये विचार रखते थे कि संविधान सभा सॉवरेन नहीं है क्योंकि ये किसी और ने बनाई है। ऑब्वियसली कैबिनेट मिशन प्लान के तहत ये जो वावेल का प्लान है उसके तहत ये बनाई गई है, तो ये सॉवरेन नहीं है। बट जवाहरलाल नेहरू, मौलाना आज़ाद जो जो कांग्रेस के स्टालवर्ड थे, उनका ये मानना था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सॉवरेन है। क्यों? क्योंकि ये जो है वो रिप्रेजेंटेटिव हैं पीपल ऑफ इंडिया, भारत के लोगों के रिप्रेजेंटेटिव हैं, इसलिए ये सोवरेन है। तो यहाँ पे ये भी लिखेंगे JL नेहरू, मौलाना आजाद बिलीव्ड इट टू बी सोवरेन। तो जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आज़ाद का ये मानना था कि ये सॉवरेन है। अल्टीमेटली ये क्वेश्चन अपने आप में एक डिबेटेबल क्वेश्चन था, आज भी ये डिबेटेबल है। इसका आंसर असेंबली खुद देती है। असेंबली में एक जो है वो रिजोल्यूशन होता है, वो ये कि ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है इसको डिजॉल्व नहीं किया जाएगा तब तक कि जब तक कि इसके 2/3 मेंबर अग्री नहीं होते हैं इसके डिजॉल्व होने के लिए। ठीक है, सो इससे पता चलता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज सॉवरेन। सो यहाँ पे ये भी लिखेंगे असेंबली itself provided answer to this by making rule that it won't be dissolve unless 2/3 members of assembly agree to it। अगर 2/3 मेंबर इसके अग्री नहीं होते तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली विल नॉट बी डिजॉल्व। ठीक है, ये एक आपकी बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। ऑन 20th of November, Lord Bowell, the Governor General that time, declared that a fresh constituent assembly will be constituted on 9th of December 1946। That was the inaugural session। मंडे था उस दिन, सुबह 11 बजे की बात है।
संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। तो अब हम ये अगला पॉइंट लिखेंगे। तो ये डेट आपको याद रखनी है, 9 दिसंबर 1946 इनॉग्रेशन सेशन ऑफ असेंबली। अच्छा, ये डेट किसने डिसाइड किया था, ये याद रखना है। दिस इज वेरी डिफिकल्ट एंड इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। इट वाज डिक्लेयर्ड बाय लॉर्ड वावेल। ठीक है, तो ये किसी नेहरू जी ने या गांधी जी ने किसी ने डिसाइड नहीं किया था, लॉर्ड वावेल ने डिसाइड किया था। तो यहाँ पे ये भी हम लिख लेते हैं, डेट डिसाइडेड एंड डिक्लेयर्ड बाय लॉर्ड वावेल इन ऑन 20 नवंबर 1946। तो ये भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग दिखता है मुझे। अब 9 दिसंबर 1946 को जो असेंबली बैठी थी, तो इसमें कुछ बहुत ज़्यादा काम इनॉग्रल सेशन में नहीं किया गया था। अब जो फ्रेंच जो ट्रेडिशन है, फ्रेंच में कॉन्स्टिट्यूशन में जो परंपरा है, वो ये है कि वहाँ पे उनका आ, जो सीनियर मोस्ट जो मेंबर होता है हाउस का, उसको वो उस दिन के लिए प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनाते हैं। तो यहाँ पे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे, वॉज द पायनियर फॉर द डिमांड फॉर बिहार। बंगाल से बिहार को अलग करने के लिए बहुत बड़े एक स्टालवर्ट थे, और वो उससे पहले भी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर रह चुके थे। ही वॉज 81 ईयर ओल्ड एट दैट टाइम, और वो वेटरन लॉयर थे। ही वॉज वेरी सीनियर एट दैट टाइम। तो उनको जो है वो यहाँ पे एक दिन के लिए आप कह सकते हैं इंटरिम चेयरमैन बनाया गया। तो ये भी हम यहाँ पे लिखेंगे, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इंटरिम चेयरमैन। और किस ग्राउंड पे बनाया था, 81 ईयर के थे ये उस टाइम पे, तो इनको सीनियोरिटी के बेसिस पर बनाया था। और ये परंपरा कहाँ से ली हमने, फ्रांस से ली है। ठीक है, तो ये भी हम लिखेंगे यहाँ पे, फ्रेंच ट्रेडिशन। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो नेक्स्ट जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो बैठक हुई थी, वो हुई थी अगले दिन ट्यूसडे था, तो उसके बाद वेंसडे को हुई थी, और वो हुई थी 11 दिसंबर को। दोबारा हम ये लिखेंगे फिर यहाँ पे, और यहाँ पे थोड़ा इम्पोर्टेंट काम हुए थे। पहले तो क्या था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे, उनको संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, एंड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिकेम परमानेंट चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। लेटर ही बिकेम प्रेसिडेंट, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इंडिपेंडेंट इंडिया। वो बाद में हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्थायी अध्यक्ष इनको बनाया। दूसरे थे H.C. मुखर्जी, उनको बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का उपाध्यक्ष। डेप्यूटी चेयरमैन, बाद में कई बार जब व्हेन ही वाज अनेबल टू परफॉर्म इस टास्क, तो वीटी कृष्णामचारी को भी उपाध्यक्ष बनाया गया था। ये भी आपको याद रखना है, वीटी कृष्णामचारी।
इनको भी उपाध्यक्ष बाद में बनाया गया। एक और व्यक्ति थे जो इन तीनों से ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थे फॉर ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उनका नाम था BN राव। ठीक है, तो ये नाम याद रखना, बेनेगल नरसिंह राव। ये एक वेटरन लॉयर थे, सिविल सर्वेंट भी थे, जूरिस्ट थे, बहुत ही सीनियर व्यक्ति थे ये। एंड ही वॉज नॉट द मेंबर ऑफ द असेंबली, ये आपको याद रखना है, मैं लिखवाऊंगा ये। BN राव वॉज नॉट द मेंबर ऑफ असेंबली, ही वॉज अ वेटरन सिविल सर्वेंट, वेटरन लॉयर एंड लीगल जूरिस्ट, और एक कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट थे BN राव। एंड ही ऑल्सो ड्राफ्टेड द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, एंड ही बिकेम ऑन द 11th ऑफ December फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। सो BN राव क्या बनते हैं यहाँ पे, कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर बनते हैं। ठीक है, तो BN राव क्या थे, हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे। इनके बारे में दो चार बातें जो एग्जाम्स में पूछी जाती हैं वो मैं आपको एक एक करके लिखवा देता हूँ। ही वॉज वेटरन लॉयर, लीगलिस्ट, he was veteran lawyer, legalist, jurist, civil servant। हाँ, ये इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। हु वॉज नॉट इवन मेंबर ऑफ असेंबली बट फर्स्ट टू ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो भारत के संविधान का पहला ड्राफ्ट BN राव ने बनाया था, और ये 1948 में हैंड ओवर किया गया था। आई थिंक 1947 में किया गया था। ड्राफ्टिंग कमेटी बनने के कुछ महीने, एक आध महीने बाद ही कर दिया गया था। सो BN राव ने भारत का पहला संविधान ड्राफ्ट किया था। ही वॉज कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर, ही वॉज अ रिटायर्ड सिविल सर्वेंट एंड जूरिस्ट एंड लीगलिस्ट। ठीक है, सो ये भी आपको इसमें याद रखना है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है BN राव। तो अब क्या होता है, अब हम बात करेंगे इसके मेंबरशिप की स्ट्रक्चर की। सो यहाँ पे एक छोटा सा टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में, वो है मेंबर्स, यानी कि कौन कौन मेंबर्स थे, कहाँ से आए, कैसे आए, क्या क्या थे। सबसे पहले तो ये याद रखना है कि जो वावेल का प्लान था उसके तहत सिख, मुस्लिम और जनरल, तीन तरह के रिजर्वेशन उस टाइम पे उपलब्ध थे। रिप्रेजेंटेटिव जो आपका रिजर्वेशन है वो वहाँ पे था, लेकिन महिलाओं के लिए, ट्राइब्स के लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए और माइनॉरिटीज के लिए कोई भी रिजर्वेशन अवेलेबल नहीं था। 1939 में 12 नवंबर 1939 को महात्मा गांधी ने अपनी हरिजन मैगजीन में एक आर्टिकल लिखा था, उसका नाम था द ओनली वे। और द ओनली वे में गांधी जी ने कहा था कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सीम्स द ओनली ऑप्शन टू रिजॉल्व द इशू ऑफ कम्युनल प्रॉब्लम। कम्युनल प्रॉब्लम को अगर खत्म करना है तो संविधान सभा एकमात्र तरीका है इस प्रॉब्लम को खत्म करने का। बट संविधान सभा में भी रिजर्वेशन मेंबरशिप के लिए कोई स्पेशल प्रोविजंस नहीं थे फॉर माइनॉरिटीज, ट्राइब, शेड्यूल कास्ट एंड एनीवन एल्स अदर देन सिख, मुस्लिम और जनरल। ठीक है, तो ये सबसे पहले तो आपको ये दिमाग में रखना है। एंग्लो इंडियंस को भी जगह नहीं थी। ये लिखेंगे हम यहाँ पे, ऑन 12th November 1939 राइटिंग इन हरिजन, आर्टिकल का नाम था द ओनली वे, गांधी एडवोकेट, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली was only solution to
कम्युनल प्रॉब्लम। सांप्रदायिक जो हिंसा है या सांप्रदायिक जो तनाव है उसको खत्म करने का एकमात्र तरीका संविधान सभा की स्थापना करना है। बट अदर देन सिख, मुस्लिम, जनरल, assembly did not have any special provision for female, tribal, Anglo-Indian and minorities। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कम्युनल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो है वो आखिरी तरीका गांधी जी ने वो बताया, बट बावेल प्लान में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इस तरह का कुछ था ही नहीं। ठीक है, सो ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद बात करते हैं हम डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की। सो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर यहाँ पे प्ले में आते हैं। ये बंगाल की सीट से शेड्यूल कास्ट फेडरेशन से चुने जाते हैं डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, बट ड्यू टू पार्टीशन ही लॉस्ट हिज सीट। पार्टीशन में उनकी जो सीट है वो चली गई थी। सो ही वॉज एन एक्सपर्ट एंड ऑब्वियसली लॉ मिनिस्टर ऑन 15 अगस्त। जब यूनियन कैबिनेट में जब 14 मिनिस्टर ने शपथ ली थी तो उनमें एक डॉक्टर बी आर अम्बेडकर भी थे। तो कांग्रेस हाईकमांड जो थी उन्होंने कहा था कि बी आर अम्बेडकर को आप शामिल करो, तो इनको बाद में मुंबई से जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जगह मिली। सो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग। तो यहाँ पे लिखेंगे लॉस्ट हिज सीट फ्रॉम बंगाल ड्यू टू पार्टीशन। यहाँ पे लिखेंगे वो किससे चुने गए थे, शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन। बट कांग्रेस हाई कमांड made exception and elected him from Bombay। ठीक है, सो कांग्रेस ने अपना एक नियम बनाया हुआ था, लेट द प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली डिसाइड इटसेल्फ कौन मेंबर होंगे। उन्होंने प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स चुने जा रहे थे तो उन्होंने इंस्ट्रक्शन ये दिया था कि दो कंडीशन इसके लिए होनी चाहिए। एक तो लीगलिस्ट, जूरिस्ट और कॉन्स्टिट्यूशन का एक्सपर्ट होना चाहिए कोई भी व्यक्ति, और एक जो प्राइमरी कंडीशन थी वो थी कि एक्टिव सोशल वर्क होना चाहिए इन इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल। यानी कि भारत के जो आज़ादी का जो संघर्ष है उसमें बहुत ही एक्टिव कंट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो कांग्रेस ने बहुत ज़्यादा, कांग्रेस हाईकमांड ने प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव असेंबली पर बहुत ज़्यादा दबाव नहीं दिया, बट कुछ एक्सेप्शन उन्होंने किए थे। उनमें से एक एक्सेप्शन था डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। ठीक है, तो ये याद रखना, बाद में ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन बनते हैं वो अभी हम आगे पढ़ेंगे। सो एक तो ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा है इसमें कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में क्या फीमेल मेंबर्स भी थी। सो ऑब्वियसली बात है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में फीमेल मेंबर भी थी। सो यहाँ पे लिखेंगे देयर वर 15। ये सब हाई कमांड के कहने पे हुआ ये सारा काम। एंग्लो इंडियंस को भी रखा, ट्राइब्स को भी रखा, हाई कमांड एंश्योर दैट कि सबका ही रिप्रेजेंटेशन हो तो ज़्यादा बढ़िया होगा। So there were 15 female members in assembly
प्रोमिनेंट उनमें से कौन कौन थी? एक तो थी राजकुमारी अमृत कौर, जो कि उस टाइम पे कैबिनेट मिनिस्टर भी थी। एक थी हंसा मेहता, दुर्गाबाई देशमुख, सरोजनी नायडू, विजय लक्ष्मी पंडित, एंड अदर्स। सो आपको याद रखना, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 15 फीमेल मेंबर्स थी, उनमें से कुछ प्रोमिनेंट मेंबर्स ये थी। सरोजिनी नायडू बाद में फर्स्ट फीमेल गवर्नर बनती हैं। सुचेता कृपलानी भी थी, जो फर्स्ट फीमेल चीफ मिनिस्टर बनती हैं उत्तर प्रदेश से। सरोजिनी नायडू भी पहली गवर्नर बनती हैं उत्तर प्रदेश से, फर्स्ट फीमेल। और एक रसूल करके भी थी, जो फर्स्ट फीमेल, ओनली फीमेल मेंबर थी फ्रॉम मुस्लिम कम्युनिटी इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, रायजादा रसूल या कुछ उनका ऐसे नाम था। अभी तक किसी एग्जाम में वो पूछा नहीं गया है, टेक्स्ट बुक क्वेश्चन भी है नहीं है वो। अब दूसरा क्वेश्चन जो उठता है वो ये उठता है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में वो कौन कौन से लोग थे, बहुत ज़्यादा सॉलिड थे, फेमस थे, उस वक्त अवेलेबल थे, फिर भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स नहीं थे, डिड नॉट पार्टिसिपेट इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। सो ये भी हम देखेंगे कि कौन कौन मेंबर नहीं थे। तो यहाँ पे लिखेंगे महात्मा गांधी, सबसे पहले तो ये थे। महात्मा गांधी वॉज नॉट मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, आई थिंक आपको ये पता भी होगा, यूपीएससी के लिए पढ़ने वाले विद्यार्थी ये बात जानते हैं बहुत अच्छे से कि महात्मा गांधी वॉज नॉट मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। अगर होते तो आर्टिकल 40 में जो विलेज पंचायत, जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए लिखा है, वो डीपीएसपी में तो नहीं होता, कम से कम ऐसा मेरा मानना है। सो ही वॉज नॉट मेंबर ऑफ द असेंबली। बट इनके अलावा भी और जो नहीं थे, उनमें दूसरे थे तेज बहादुर सप्रू। सर तेज बहादुर सप्रू, सर तेज बहादुर सप्रू ने ही साइमन कमीशन के अगेंस्ट पहला प्रोटेस्ट किया था, जिसमें बाद में लाला लाजपत राय को लाठीचार्ज के दौरान इंजरी हुई थी। सो ये फेडरेशन के लिबरल लीडर थे, और ड्यू टू इल हेल्थ ये मेंबर्स नहीं थे। इल हेल्थ की वजह से इनके लिए कहा गया था, बट इन्होंने मना कर दिया कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। दूसरे जो थे, अभी मैंने आपको बताया था, मिसेज अरुणा आशफ अली, जिनके लिए जयप्रकाश नारायण ने खुद ने बोला था, और दूसरे थे जेपी सर ने बोला था, और दूसरे थे आपके राम मनोहर लोहिया। ये कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी से थे। तो ये भी जो है वो संविधान सभा के मेंबर्स नहीं थे। ठीक है, इनके लिए कहा गया था, बट दे वर नॉट, अल्टीमेटली दे वर नॉट द मेंबर्स ऑफ द असेंबली। एक और थे, उनका नाम था, जो बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट थे उस वक्त, उनका नाम था जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण के लिए भी कहा था कांग्रेस हाईकमांड ने, बट ही डिनाइड। उन्होंने कहा ही इज प्री ऑक्यूपाइड। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे ही वॉज प्री ऑक्यूपाइड, यानी कि भैया मेरे पास पहले से ही बहुत सारे काम हैं, आप ऐसा करो अरुणा आशफ अली और राम मनोहर लोहिया को मेंबर बना दो। अरुणा आशफ अली के जो हस्बैंड थे आशफ अली, वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर थे। ठीक है, मिसेज अरुणा आशफ अली को उसमें जगह नहीं मिलती है। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, जो आपको इसमें पता होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करेंगे 11 दिसंबर को जो मेंबर्स की हम बात कर रहे थे, उन मेंबर्स की हमने बात कर ली है। अब बात करते हैं कौन कौन सी पार्टी जो है वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में नहीं थी। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो पार्टीज नहीं थी
वो थी आपकी हिंदू महासभा, कांग्रेस, सोशलिस्ट पार्टी एंड कम्युनिस्ट पार्टी। did not have their official member, यानी आधिकारिक तौर पर यहां से कोई भी नहीं था। हिंदू महासभा से दो व्यक्ति थे, उनके मैं आपको नाम लिखूंगा यहाँ पे क्योंकि वो इम्पोर्टेंट भी थे, कैबिनेट मिनिस्टर थे। तो यहाँ से हिंदू महासभा से दो व्यक्ति कौन कौन थे पार्टी में? एक तो थे आपके श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इनको असेंबली में इसलिए जगह मिली थी बिकॉज ही वॉज कैबिनेट मिनिस्टर। 15 अगस्त 1947 को इनको कैबिनेट मिनिस्टर बनाया गया था। 14 जो यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर थे उनमें से एक थे, तो इस वजह से इनको जगह मिली थी। ही वॉज नॉट ऑफिशियल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द हिंदू महासभा। और दूसरे थे, उनका नाम था एम.आर. जायकर। एम.आर. जायकर का मुझे पता नहीं है, आई थिंक तेज बहादुर सप्रू के कहने पर इनको जगह मिली होगी, क्योंकि सप्रू और एम.आर. जायकर ने बहुत सारे काम साथ साथ किए थे। साइमन कमीशन के अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट था वो तेज बहादुर सप्रू और एम.आर. जायकर दोनों ने किया था। ठीक है, तो ये था हमारे यहाँ पे मेंबर्स का बैकग्राउंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का। अब हम आगे बात करते हैं। ऑन 13 दिसंबर सबसे इंपॉर्टेंट काम यहाँ पर होता है 1946, 13 दिसंबर 1946 को जो थर्ड मीटिंग थी असेंबली की, उसमें एक इंपॉर्टेंट काम होता है और वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन प्रपोज किया था। ठीक है, यानी कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन होगा, जो हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे वो कैसा होगा। ये क्या है? आज के दिन अगर मुझसे कोई सामान्य भाषा में पूछे तो मैं कहूँगा कि हमारी जो प्रियम्बल है ये कुछ ऐसा ही था। तो इसमें कहा था कि हम जस्टिस आपको देंगे, लिबर्टी होगा। तो ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन के क्या कॉमन पॉइंट्स थे? तो वो था एक तो जस्टिस, लिबर्टी, रिपब्लिक, ठीक है, जस्टिस, लिबर्टी, रिपब्लिक, रूल ऑफ लॉ, डेमोक्रेसी, इसके लिए ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में प्रपोज किया था। बाद में इस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को 22 जनवरी 1947 को जो है वो नोड मिलता है असेंबली का, और फिर ये ऐसा कहते हैं कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की प्रियम्बल के तौर पे काम करता है। तो यहाँ पे ये भी लिखेंगे हम, ऑन 22 जनवरी 1947 एक्सेप्टेड बाय असेंबली। अब देखो एक बहुत जो एक इंट्रिंसिक मिस्टेक है वो ये है कि बहुत सारे बच्चे समझते हैं कि ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन वर्क एज अ प्रीएम्बल टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो फिर 22 जनवरी को ही प्रीएम्बल को भी एक्सेप्ट किया गया होगा, बट ये फैक्ट जो है वो सही नहीं है। एक्चुअली प्रीएम्बल को बहुत बाद में किया गया है, जस्ट बिफोर द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, जो प्रीएम्बल को एक्सेप्ट किया था 17 अक्टूबर 1949 को, 26 नवंबर 1949 को संविधान को स्वीकार किया संविधान सभा द्वारा। उससे लगभग एक महीने पहले प्रीएम्बल को एक्सेप्ट किया था। तो ये भी हम यहाँ पे लिखेंगे, दिस ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन वर्कड
as preamble to the Constitution which was accepted by Assembly 17th October 1949। एकदम लास्ट में किया प्रियम्बल को, ताकि पहले पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बन जाए, उसके बाद ही हम प्रियम्बल बनाएंगे। और इस पर वोटिंग भी हुई थी। अब एक क्वेश्चन ये आता है कि क्या प्रियम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है या नहीं है। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने बर्बरी मामला था उसमें तो ये कहा था कि इट इज़ नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ये संविधान का भाग नहीं है। लेकिन आप ही एक बात बताइए कि संविधान का भाग कैसे नहीं हो सकती है जब उसे संविधान सभा के द्वारा वोटिंग प्रोसेस से स्वीकार किया गया है। सो बाद में केशवानंद भारती आता है एंड विथ चेंज एंड द वर्डिक्ट ऑफ बर्बरी यूनियन केस। और अब प्रियम्बल हमारे संविधान का बेसिक भाग है, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। एक और इंटरेस्टिंग बात, इस प्रियम्बल में एक व्यक्ति थे, उनका नाम था केटी शाह। ही वॉज अ पायनियर ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म्स इन इंडिया। उन्होंने कहा था कि इसमें सोशलिस्ट और सेक्युलर जो वर्ड है उनको जोड़ा जाना चाहिए, which was explicitly opposed by डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ऑन द ग्राउंड दैट हम एक पर्टिकुलर फिलोसफी या पर्टिकुलर थियरी को प्रियम्बल में इम्पोज नहीं करना चाहते हैं, बिकॉज दैट विल बी डिसाइडेड बाय द फ्री पीपल ऑफ इंडिया एट दैट टाइम। कौन सी हमारा हमारा देश सोशलिस्ट इकोनॉमी होगा या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होगा, ये इस देश के लोग ही डिसाइड करेंगे, वो हम डिसाइड नहीं करेंगे। तो सोशलिस्ट जो वर्ड है उसको प्रियम्बल में ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया था। और सेक्युलर को इसलिए नहीं लिखा गया था बिकॉज सेक्युलर के लिए पार्ट 3 में आर्टिकल 25 टू 28 पहले ही प्रोविजन थे, तो उसको लिखने की ज़रूरत वहाँ पर समझी नहीं गई थी। तो केटी शाह का जो रिजोल्यूशन था उसको पास नहीं किया गया असेंबली के द्वारा। बट हम जानते हैं कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में केटी शाह का रिजोल्यूशन सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी रिकमेंड करती है, और बाद में प्रियम्बल में 2 वर्ड और ऐड किए जाते हैं और कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से किए जाते हैं। इसका मतलब क्या बताओ कि प्रियम्बल इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो 24 अप्रैल 1973 को 1973 में केशवानंद भारती केस का जजमेंट आया था, और 42nd अमेंडमेंट कब हुआ 1976 में, यानी कि आफ्टर केशवानंद भारती संविधान में संशोधन करके प्रियम्बल में 2 शब्द जोड़े गए थे, उनका नाम था सोशलिस्ट एंड सेक्युलर, ठीक है। तो ये मैं अभी नहीं लिख रहा हूँ, प्रियम्बल वाला अलग से हम चैप्टर पढ़ेंगे, तब मैं केटी शाह के बारे में वहाँ पे आपको लिखवाऊंगा। तो ये आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण के लिए जो कमेटी बनाई गई थी वो कमेटी क्या क्या थी, कौन कौन सी थी। तो यहाँ पे लिखेंगे कमेटी फॉर मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सो लगभग 12-13 इम्पोर्टेंट कमेटी थी, जिनमें से 8 या 9 तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी, जिनका काम बहुत बड़ा था। और वो कमेटी कौन कौन सी थी, वो कभी आपके यूपीएससी में हो सकता है मैच द कॉलम से पूछा जाए, या फिर कुछ कमेटी तो ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो डायरेक्ट ही पूछी जा सकती हैं। एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स कौन सी थी, ड्राफ्टिंग कमेटी है, फ्लैग कमेटी, ठीक है। तो इनको कुछ हो सकता है मैं आपको बताऊं कि कैसे भी याद करनी है ये। सो सबसे पहले थी यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी, जो उसके चेयरमैन थे उनका नाम था जवाहरलाल नेहरू। अच्छा, सब कमेटी भी थी, ठीक है, अभी हम कमेटी की बात कर रहे हैं। तो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी, उनके चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू। अगली थी यूनियन पावर्स कमेटी, इसके भी चेयरमैन जवाहरलाल नेहरू थे। उसके बाद थी एक
नेगोशिएशन विद द स्टेट्स, स्टेट्स के साथ नेगोशिएशन कौन करेगा, उसकी एक कमेटी थी। उसके चेयरमैन भी जवाहरलाल नेहरू थे। यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल करने की गलती मत करना, ठीक है। सो कमिटी फॉर नेगोशिएशन विद स्टेट्स, इसके भी चेयरमैन कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। अब यहाँ पे प्रोविंशियल जो कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी, उसके चेयरमैन सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। और एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट कमेटी है जो एग्जाम्स में ऑलरेडी पूछी जा चुकी है, यूपीएससी में भी पूछी जा चुकी है, वो है एडवाइजरी कमेटी ऑन फंडामेंटल राइट्स, ट्राइबल अफेयर्स एंड माइनॉरिटीज, ठीक है। उसके चेयरमैन भी कौन थे, डॉक्टर वल्लभ भाई, सॉरी वल्लभ भाई पटेल थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो यहाँ पर लिखेंगे एडवाइजरी कमिटी ऑन फंडामेंटल राइट्स ट्राइबल अफेयर्स एंड माइनॉरिटीज। इसके चेयरमैन कौन थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। याद रखनी है ये आपको। अगली थी रूल्स कमेटी, तो इसको तो ऐसे याद रख सकते हैं कि रूल्स कौन बनाएगा, प्रिसाइडिंग ऑफिसर बनाएगा। उस वक्त प्रिसाइडिंग ऑफिसर कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो रूल्स कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। एक थी स्टीयरिंग कमेटी, इसको भी ऐसे याद रखें, स्टीयरिंग जो होती है व्हीकल्स की वो किसके हाथ में होती है, तो वो भी हमेशा जो चीफ होते हैं उनके हाथ में होगी। इस तरीके से हम याद रख सकते हैं इसको। तो उसके चेयरमैन भी कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगली थी फ्लैग कमेटी, तो उसके चेयरमैन भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। इसको भी ऐसे याद किया जा सकता है कि झंडा जो है वो वही फहराएंगे प्रेसिडेंट रिपब्लिक डे के दिन। तो ऐसे इनको याद किया जा सकता है, ठीक है। तो मैं तीनों को एक बार लिख देता हूँ, आप नोट्स मेंटेन करना इनके। अगली थी स्टीयरिंग कमेटी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अगेन। दूसरी थी रूल्स कमेटी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अच्छा, फ्लैग कमेटी तो पूछी हुई है, और लास्ट है फ्लैग कमेटी। इसके भी हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो कितने हो गए, ये 4 2 6 2 8 हो गई है। अब इन 8 के अलावा एक जो कमेटी है वो सब जानते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बारे में अलग से डिस्कस करेंगे। वो है ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है। तो ये अगर आपने नोट कर लिए तो नेक्स्ट हम चलेंगे। यहाँ पे लिखेंगे ड्राफ्टिंग कमेटी, अगस्त 1947 को इस कमेटी को बनाया गया था। इसके चेयरमैन सभी जानते हैं, उनका नाम था डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। कितने मेंबर्स थे इसमें, 7 मेंबर थे इसमें। एक आर्टिकल आया था द हिंदू में या इंडियन एक्सप्रेस में बहुत पहले, और वो आर्टिकल था
कॉन्स्टिट्यूशन का जो रिव्यू हुआ था, रिव्यू टू द वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो कमीशन बना था, उसके लिए जो है वो आर्टिकल आया था। और उसमें लिखा था कि ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 मेंबर्स थे, उनमें से एक मेंबर मर गए थे, दूसरे बीमार थे, एक विदेश में थे, एक एब्सेंट थे और एक या 2 विदेश में थे। कुल मिला के उस आर्टिकल का जो मोटिव था वो ये था, मैं सब्सिक्वेंट क्लासेस में वो आर्टिकल आपको बताऊंगा, कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो 7 मेंबर्स थे उनमें से पूरा का पूरा जो ड्राफ्ट करने का जो कॉन्स्टिट्यूशन का था वो अंबेडकर के ही कंधों पर था, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के ही कंधों पर था। तो इसीलिए उनको बाबा साहेब कहते हैं हम, और वाकई में वो बाबा ही थे इस मामले में। इसकी गहराई तक मैं कभी गया नहीं कि कितनी ये बात सही है, लेकिन ये काफ़ी पॉपुलर है ये बात, और इसके लिए अपन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो इंटरनल वर्किंग है उसको पढ़ेंगे तो ही वहाँ से हमें ये क्लियर होगा। 7 मेंबर्स मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कौन कौन थे। तो चेयरमैन तो आपके डॉक्टर बी आर अम्बेडकर हो गए। उनके बाद जो दूसरे नंबर के मेंबर थे उनका नाम था एन गोपाला स्वामी अयंगर। मोहम्मद शादुल्लाह। एक थे बी एल मीटर। इनको जो है वो रिप्लेस किया था एन एम राव ने। एक थे आपके डीपी खेतान। इनको याद रखना आप, ठीक है, और किसी को आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। डीपी खेतान थे। डीपी खेतान क्या है, डाइड, मतलब इनकी डेथ हो गई थी, तो इनको रिप्लेस किया था टीटी कृष्णामचारी ने। ठीक है, ये कुछ प्रोमिनेंट मेंबर थे, एक आध मेंबर और होंगे इसमें जो मुझे अभी याद नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो डीपी खेतान आपको याद रखना है इसमें। तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर का जो कंट्रीब्यूशन है वो ह्यूज था, और इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अब एक और जो क्वेश्चन है वो ये कि क्या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे उनके ज़्यादातर जो प्रोमिनेंट मेंबर थे दे वर फ्रॉम कांग्रेस। तो हमें ये भी याद रखना है कि बड़े लोगों में, प्रोमिनेंट मेंबर्स में, हाँ, एक के एम मुंशी थे इसमें। ऐसे एक एक करके याद आ जाएंगे अगर करेंगे तो, देखो पढ़ेंगे तो सब चीज़ें आसान है। तो अब एक क्वेश्चन है वो ये है कि कौन कौन से मेंबर ऐसे थे जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स तो थे बट दे वर नॉट फ्रॉम कांग्रेस। जो इम्पोर्टेंट मेंबर्स हैं उनकी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो मैं वो भी आपको लिखवा देता हूँ। तो यहाँ पे लिखते चलेंगे अपन, के एम मुंशी, एम आर जायकर, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, बी आर अम्बेडकर, के संथानम। वर नॉट फ्रॉम कांग्रेस। ये कुछ प्रोमिनेंट मेंबर थे जो कांग्रेस से नहीं थे। एक और है इनमें, उनको भी लिख लेना आप, वो भी इंपॉर्टेंट ही है, सच्चिदानंद सिन्हा, जो हमारे इंटरिम चेयरमैन थे, वो भी कांग्रेस से नहीं थे। क्योंकि ये कहा गया कि कांग्रेस वाज द असेंबली, असेंबली वाज द कांग्रेस। So there were some prominent members who were not part of the Congress, but they were the part of the assembly and played an active role in the debate and discussions of the assembly. ठीक है,
अब इस संविधान में कोई कहता 7,000, कोई कहता 8,000, जो ड्राफ्ट कमेटी ने जो संविधान तैयार किया था, ढांचा बनाया था, प्रारूप जो बनाया था, मसौदा, उसमें बहुत सारे संशोधन किए गए। ठीक है। उसके बाद सबसे ज्यादा संशोधन केटी शाह ने किया। अगेन बहुत सारे संशोधनों के लिए वो फेमस थे। सो आफ्टर ए लॉट ऑफ अमेंडमेंट, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो बन करके तैयार हुआ, विच वॉज एक्सेप्टेड बाय द असेंबली ऑन 26 ऑफ नवंबर 1949। ठीक है। सो यहाँ पे लिखेंगे आवर कॉन्स्टिट्यूशन वॉज एक्सेप्टेड बाय असेंबली नाइनटीन 49। और इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो असेंबली के चेयरमैन थे, उन्होंने इस पर अपने साइन किए। केवल इन्होंने ही किए, ये याद रखना आपको। ठीक है। तो यहाँ पे ये भी लिखेंगे अपन, चेयरमैन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साइंड ऑन इट। रिमेनिंग मेंबर्स ने जो साइन किए थे वो असेंबली, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फुली एनफोर्स किया गया था उससे 2 दिन पहले, यानी कि 24 जनवरी 1950 को किए थे। तो ये भी हम लिखेंगे यहाँ पे, रिमेनिंग प्रेजेंट, उस वक्त जो उपस्थित थे 284 थे आउट ऑफ 289। साइंड ऑन इट ऑन 24 जनवरी 1950। तो रिमेनिंग जो भी लोग थे उन्होंने साइन कब किए थे? 24 जनवरी 1950 को किए थे। अब इसमें एक और इंटरेस्टिंग बात है, इस तरह कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी को फुली इन्फोर्स हो गया था एंड कॉन्स्टिट्यूशन फुली ऑन 26 जनवरी 1950, यानी कि हमारा संविधान पूरी तरह से लागू कर दिया गया 26 जनवरी 1950 को, एंड इंडिया बिकेम रिपब्लिक। और भारत यहां से क्या बनता है? एक गणतंत्र बनता है। अब इसमें एक बहुत इंटरेस्टिंग बात यह है कि सर हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ, असेंबली 9 दिसंबर 1946 को बनी, कॉन्स्टिट्यूशन जो अडॉप्ट किया गया था वो किया गया था 26 नवंबर को। 2 महीने का वेट क्यों किया बीच में? तो उसका जो रीज़न है वो हमारी हिस्ट्री बताती है कि हम आज़ादी से पहले से ही 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे मनाते हुए आए हैं। अब हम 15 अगस्त को आज़ाद हुए, 15 अगस्त को व्हेन वी बिकेम फ्री, दिस डेट वाज डिसाइडेड बाय लॉर्ड माउंटबेटन, सो वी हैव नो रोल इन इट। हमारा इसमें कोई भी रोल था नहीं। सो हमने डिसाइड किया कि हम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जस्ट टू मेक द सेरेमोनियल ओकेजन ऑफ दैट, हम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट करेंगे 26 जनवरी को, एंड इंडिया बिकेम हर सेल्फ अ रिपब्लिक ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी। दूसरा क्वेश्चन ये कि सर इससे पहले और अंग्रेजों के जाने के बाद हमारी जो पार्लियामेंट है वो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के तहत जो दिसंबर 1945 में एक्चुअली जो बनी थी उसको डिजॉल्व कर दिया गया। डिजॉल्व क्या, खत्म ही कर दिया गया, पूरा सिरे से ही खारिज कर दिया गया।
अब इंटरिम पार्लियामेंट की भी तो जरूरत होगी ना। अब 15 अगस्त 1947 को 14 यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर, जवाहरलाल नेहरू ओथ लेते हैं, एक दो स्टेट मिनिस्टर भी थे, एंड देयर वाज नो पार्लियामेंट। लेकिन हमारे यहाँ पे कोई पार्लियामेंट थी नहीं। So, उसके लिए क्या है, हमने दो प्रोविजन यहाँ पर बनाए थे। ठीक है, तो ये यहाँ तक आपको समझ में आया। उसके बाद लिखेंगे असेंबली एज इंटरिम पार्लियामेंट। सो यहाँ पे लिखेंगे वाई इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली एंड काउंसिल वाज डिजॉल्व। एक काम तो ये हुआ कि हमारी जो पार्लियामेंट थी ना अंग्रेजों के टाइम पे, उसको डिजॉल्व कर दिया गया कंप्लीटली। एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली itself provided another task of working as interim parliament। और जो संविधान सभा थी उसको खुद को एक काम चलाऊ संसद इंटरिम पार्लियामेंट का काम दे दिया गया। अब दिक्कत ये है कि यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स जो हैं, देयर मे बी वन और टू हु वर नॉट द मेंबर ऑफ द असेंबली। संविधान सभा के सदस्य ही नहीं है, क्योंकि वो मिनिस्टर तो बने हैं 15 अगस्त 1947 को, संविधान सभा बन गई 9 दिसंबर को, एक साल पहले ही, 8-9 महीने पहले ही। अब जैसे श्यामा प्रसाद मुखर्जी मैंने आपको बताया। सो यहाँ पे क्या एक इंटरेस्टिंग काम किया गया, जैसे आज भी हमारे हाउस में होता है 87 या 88 में आर्टिकल में, कि जो मिनिस्टर्स होते हैं ऑल्दो दे आर मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा, दे आर अलाउड टू टेक पार्ट इन द लोकसभा एंड नॉट टू कास्ट वोट। वोट नहीं डाल सकते। तो ऐसे ही यहाँ पे क्या किया गया, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स एंड अदर मिनिस्टर्स वर अलाउड to take part in the proceedings of the assembly, constituent assembly, but they were not allowed to cast vote। ये याद रखना, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है ये। और अब असेंबली ने दो काम करना स्टार्ट कर दिया, एक तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का काम, एक इंटरिम पार्लियामेंट का काम। और हर व्यक्ति के पास अब जो है वो डबल रोल हो चुके हैं, वो पार्लियामेंट के भी मेंबर हैं, वो असेंबली के भी मेंबर हैं। अब असेंबली के मेंबर है, पार्लियामेंट के मेंबर है, तो वो काम करेंगे। लेकिन दो व्यक्ति ऐसे थे जिनके पास ये डबल रोल नहीं था। वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, हु वाज द चेयरमैन ऑफ द असेंबली बट नॉट द पार्लियामेंट। तो जीबी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर वाज द चेयरमैन ऑफ द पार्लियामेंट। सो इन्होंने अपना डबल रोल फॉलो नहीं किया। बाकी सभी मेंबर्स के लिए क्या हो गए बताओ, डबल रोल हो गए। तो लिखते हैं अपन इसको, समझ में आया आप सबको। सो यहाँ पे लिखेंगे यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर्स and other ministers were allowed to participate in the proceedings of
assembly what तो थोड़ा डार्क में लिखेंगे, नॉट अलाउड टू कास्ट वोट, लेकिन इनको वोट डालने का अधिकार असेंबली में नहीं था किसी भी रेजोल्यूशन पर, किसी भी प्रस्ताव पर। एक बात और यहां पे लिखेंगे, 10 एवरी मेंबर हैव टू परफॉर्म, इस तरीके से हर एक व्यक्ति को डबल रोल प्ले करना था, डुअल रोल। एक्सेप्शन टू दिस वॉज, एक्सेप्शन टू दिस वॉज, कौन कौन से दो व्यक्ति थे बताइए? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दूसरे थे जीवी मावलंकर, जो बाद में हमारे फर्स्ट लोकसभा स्पीकर भी बनते हैं। और एक रूल्स ऑफ प्रोसीजर में जीवी मावलंकर रूल भी है, 1/10 के लिए वहाँ पे उन्होंने जो है एक जीवी मावलंकर रूल दिया था लोकसभा के लिए। ये दो लोगों ने डबल रोल प्ले नहीं किया था, इसके अलावा बाकी सबके क्या थे? डबल रोल थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। ठीक है, एक और इंटरेस्टिंग बात हमें यहाँ पे देखने को मिलती है कि असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के अलावा क्या क्या काम किए। सो अदर फंक्शंस ऑफ द असेंबली लिखेंगे यहाँ पे हम, अदर फंक्शंस ऑफ असेंबली। उनमें पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो तो ये था कि इंटरिम पार्लियामेंट का काम किया था असेंबली ने, वर्किंग एज इंटरिम पार्लियामेंट, काम चलाऊ संसद के रूप में काम किया। अच्छा, इस पार्लियामेंट ने कौन से लॉ फॉलो किया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, 47 नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू, तो ये इंटरिम पार्लियामेंट किस कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग चली? टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो पहला काम तो ये किया। दूसरा काम बड़ा फेमस है, अगर 26 जनवरी को प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति की शपथ ग्रहण करेंगे तो उनका चुनाव होना जरूरी है। सो ये भी एक इम्पोर्टेंट है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद elected by assembly as first president of India। ये भी एक इंटरेस्टिंग काम है। अब देश आजाद होगा 15 अगस्त को, तो उसके लिए झंडा फहराएंगे, तो फिर नेशनल फ्लैग को भी अडॉप्ट करना पड़ेगा, तो ये भी एक इंटरेस्टिंग काम किया गया, अडॉप्शन ऑफ नेशनल फ्लैग। कब किया था ये? 11 जुलाई 1947 को। अब 26 जनवरी को जब हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट करेंगे तो ट्राई कलर फ्लैग होइस्ट करेंगे, तो नेशनल एंथम, नेशनल सॉन्ग भी, उनका भी एक पर्टिकुलर रोल होता है। ठीक है, तो उनके लिए भी किया गया। अडॉप्शन ऑफ नेशनल एंथम एंड नेशनल सॉन्ग, राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान को। हाँ, तो ये अडॉप्शन ऑफ नेशनल एंथम
एंड नेशनल सॉन्ग। ये कब किया था? ये फाइनल सेशन जो असेंबली का बना था। तो ये सारे ही काम तब हुए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को जो फर्स्ट इलेक्ट प्रेसिडेंट इलेक्ट किया था, वो भी 24 जनवरी को ही किया था। ये क्या 11 कर दिया मैंने, सॉरी, आई अपोलोजाइज फॉर दैट। इसको हम करेंगे 22 जुलाई। हाँ, अडॉप्शन ऑफ नेशनल एंथम एंड नेशनल सॉन्ग। इसको किया गया था 24 जनवरी 1950। तो ये भी आपको याद रखना है कि ये कुछ एडिशनल काम थे वो किए गए थे। एक और इंटरेस्टिंग काम यहाँ पे हुआ था, वो था रेटिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन। तो पहले वो ब्रिटिश कॉमनवेल्थ था, इट चेंज इट सेल्फ। आयरलैंड ने तो कॉमनवेल्थ को ज्वाइन नहीं किया था, बट अम्बेडकर डिफेंड, उन्होंने कहा इट विल बी अ सॉवेनायर, और हम हमारी सॉवरेनिटी पर इसका कोई खतरा नहीं है कॉमनवेल्थ का मेंबरशिप का। तो फिर कॉमनवेल्थ की जो मेंबरशिप है उसको भी रेटिफाइड असेंबली ने ही किया था, ये याद रखना है। इंडिया इज ए मेंबर ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस। उल्टा ब्रिटिश कॉमनवेल्थ को चेंज करके कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन किया गया, कॉमनवेल्थ ऑफ फ्री नेशंस। तो यहाँ पे ये भी आप लिखेंगे, ये पॉइंट अच्छा पॉइंट है ये। तो यहाँ पे रेटिफिकेशन ऑफ मेंबरशिप ऑफ कॉमनवेल्थ ऑफ नेशन। ये सॉवरेनिटी जब हम पढ़ेंगे तब इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के क्या आर्ग्यूमेंट थे, क्या सही है क्या गलत है। अभी के लिए हम बस इतना पढ़ेंगे कि कॉमनवेल्थ ऑफ नेशंस को भी रेटिफाइड किसने किया? असेंबली ने किया था। ठीक है, असेंबली ने क्या नहीं किया था जो उस वक्त बड़ा पॉपुलर था? तो याद रखना, असेंबली डिड नॉट रेटिफाइड मेंबरशिप फॉर यूनाइटेड नेशंस। तो ये मैं आपको स्टार मार्क करके अलग से लिख देता हूँ और क्रॉस बना देता हूँ, ये याद रखना है। ये एक्चुअली मेंस प्रीलिम्स में किसी एग्जाम में स्टेट पीसीएस में क्वेश्चन पूछा हुआ है, मुझे ठीक से याद नहीं है कब पूछा था। किसी राजस्थान में तो नहीं आया, किसी दूसरे स्टेट में पूछा था। असेंबली डिड नॉट रेटिफाइड मेंबरशिप ऑफ यूनाइटेड नेशंस। सो दीज वर द एडिशनल टास्क ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, यानी कि संविधान सभा ने इसके अलावा और क्या क्या काम किए थे, ये हमने ये सब देखा है। ठीक है, अब ये संविधान बन के कब तैयार हुआ? 26 नवंबर 1949 को। इस संविधान को अडॉप्ट कब किया गया? 26 जनवरी 1950 को। इस संविधान पर मेंबर्स ने कब साइन किए? 24 जनवरी 1950 को, 2 दिन पहले किए थे अडॉप्शन से। ठीक है, अब कुछ इसके बेसिक हम संविधान के डिस्कस करते हैं। सो यहाँ पे लिखेंगे बेसिक्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इसी में कुछ की पॉइंट आप बोल सकते हैं, इनको की पॉइंट्स। सो सबसे पहली बात तो ये कि भारत का जो संविधान है वो हैंड रिटन है, यानी कि हाथ से लिखा हुआ है रादर देन प्रिंटिंग। और इसके कैलीग्राफर का जो नाम है बड़े फेमस व्यक्ति हैं ये, इसी की वजह से फेमस हुए। उनका नाम था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने इंग्लिश में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन लिखा था।
हमारा संविधान हिंदी और इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में उपलब्ध है। तो 2 भाषाओं में इसको ओरिजिनली लिखा गया था। तो ये कैलीग्राफर थे उसके। और एक और बहुत इंटरेस्टिंग बात प्रेम बिहारी नारायण रायजादा की, ही डिड नॉट एक्सेप्ट एनी फी फॉर राइटिंग दिस कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे संविधान को लिखने के लिए इन्होंने कोई भी फीस एक्सेप्ट नहीं किया था। इन्होंने कहा था कि संविधान के हर एक पेज पर मेरे हस्ताक्षर होने चाहिए। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में 284 मेंबर्स के साइन आपको मिलेंगे, वो एक जगह पर मिलेंगे, लेकिन प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के साइन ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में आपको हर एक जगह मिलेंगे। ठीक है, ये आपको ऐसे ही बताने के लिए, एग्जाम ओरिएंटेड तो नहीं है ये पॉइंट, थोड़ा इंटरेस्टिंग है इसलिए मुझे याद भी रह गया। तो यहाँ पे इन्होंने किस में लिखा था, इटालिक इंग्लिश स्टाइल में इन्होंने लिखा था। ठीक है, हमारे संविधान की भाषाएं कौन कौन सी हैं, यानी कि किन भाषाओं में लिखा गया था। तो सभी भाषाओं में संविधान अवेलेबल नहीं है। हिंदी और इंग्लिश में हैंड रिटन ओरिजिनल संविधान है। ठीक है। दूसरा, हमारे संविधान में नेशनल एम्बलम को भी क्या अडॉप्ट किया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के अकॉर्डिंग, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से, तो उसका फॉर्मल अडॉप्शन नहीं हुआ था। हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है उसका ऑफिशियल एम्बलम और सील जो थी वो था एलिफेंट। ये बहुत ही वियर्ड सा क्वेश्चन है, जो टेक्स्ट नॉर्मल टेक्स्ट बुक में इसका आंसर भी नहीं मिलता है। आजकल तो अब एआई का ज़माना है, गूगल है, सब कुछ है। तो ये भी हम यहाँ पे लिखेंगे। तो ऑफिशियल सील ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो ऑफिशियल सील थी वो था एलिफेंट। एलिफेंट क्यों था, उसके भी रीजन थे, क्योंकि एलिफेंट को विजडम और स्ट्रेंथ, इन दो चीजों का सिंबल माना जाता है। देखो, एलिफेंट का गेस्टेशन पीरियड हाईएस्ट होता है, 22 महीने उसका प्रेगनेंसी पीरियड होता है। तो उस आधार पर कहते हैं कुछ साइंटिस्ट हैं, वो ये भी बताते हैं कि एलिफेंट बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, बहुत ज़्यादा वाइज होते हैं। हाथी को हमेशा से बुद्धिमत्ता का प्रतीक बताया गया है। और स्ट्रेंथ का तो मैं आपको क्या ही एक्सप्लेन करूं, यू ऑल आर अवेयर ऑफ दैट। ये भी याद रखना, ऑफिशियल सील ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या था, एलिफेंट था। उसके बाद करते हैं ओरिजिनल, इसकी कॉपी है कहां पर। तो ये है ओरिजिनल रेप्लिका। भारत के संविधान की ओरिजिनल कॉपी अगर आपको देखनी है या पढ़नी है तो वो कहाँ पर मिलेगी, तो उसका नाम है लाइब्रेरी इन पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। और किस में रखी गई है ये, एक पर्टिकुलर हीलियम बॉक्स में इसको रखा गया है। हीलियम गैस के चैम्बर में इसको रखा गया है। हीलियम आपको पता होगा नोबल गैस है, इट डज नॉट रिएक्ट। एक वो बड़ा फेमस जोक है ना, वंस हीलियम वेंट टू वार, आस्क आर्क बारटेंडर फॉर अ ड्रिंक, एंड बारटेंडर सेज वी डोंट सर्व नोबल गैस, एंड हीलियम डिड नॉट रिएक्ट। तो हीलियम जो है वो रिएक्ट नहीं करता है, कोई उसको कुछ भी कहे, कुछ कुछ खिलाए या पिलाए उसको। हीलियम का जो चैम्बर है उसमें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को हमारी पार्लियामेंट की लाइब्रेरी में रखा गया है। अगला क्वेश्चन है वो है, इसके आर्टिस्ट कौन थे। तो आर्टिस्ट थे फ्रॉम शांति निकेतन, और प्रोमिनेंट ऑफ देम वाज नंदलाल बोस, जो नाम आपको याद रखना है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिस्ट हैं, उनका नाम है नंदलाल बोस एंड अदर्स।
फ्रॉम शांति निकेतन। ये शांति निकेतन भी आप याद रख सकते हैं। एक और क्वेश्चन आता है, लीगलिस्ट जो लीगल टेक्स्ट है, जो संविधान की जो भाषा है, देखो इन्होंने तो संविधान को कैलीग्राफ किया था, लेकिन संविधान की भाषा को किसने लिखा था? तो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। अंबेडकर साहब ने कहा भी था कि इनका नाम बहुत कम सुना गया है, लेकिन आई एम रियली थैंकफुल टू हिम। उन्होंने जो एक लीगल जो उसकी भाषा है उसको उन्होंने वो रूप दिया संविधान में। एक बहुत ही ब्यूटीफुल भाषा से वो तरीके से लिखा गया, आप देख सकते हैं। इवन प्रियम्बल को भी आप देखोगे तो बहुत सुंदर शब्दों में उसका उपयोग किया गया है। सो लैंग्वेज ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कह सकते हैं हम, या फिर जो लैंग्वेज इन द ड्राफ्टिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उनका नाम था सुरेंद्र नाथ मुखर्जी। और अंबेडकर साहब ने इनको बहुत हाईली थैंक बोला था उस काम के लिए, तो ये भी हम लिखेंगे यहाँ पर। लैंग्वेज इन ड्राफ्टिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सो इनका नाम था सुरेंद्र नाथ मुखर्जी। सुरेंद्र नाथ मुखर्जी, एशन मुखर्जी जो है वो लीगलिस्ट लैंग्वेज डिसाइड करने वाले थे। इन्होंने अंबेडकर साहब की और ड्राफ्टिंग कमेटी की बहुत हेल्प की थी। सो ये कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में एक और क्वेश्चन है कि इसको बनाने में कितना खर्चा आया था, तो ये भी हम सब जानते हैं। संविधान को बनाने में लगभग 64 लाख रुपए खर्च हुए थे। उस जमाने के हिसाब से ये काफ़ी बड़ा अमाउंट है। और एक और इसमें जो इंटरेस्टिंग बात है संविधान सभा के बारे में, कि ये संविधान सभा भंग कर दी गई थी 26 जनवरी 1950 को, जिस दिन हमारा देश रिपब्लिक बना। बट इट कंटिन्यूड इट फंक्शन एज इंटरिम पार्लियामेंट। तो यहाँ पे ये भी लिखेंगे अपन, ऑन 26 जनवरी 1950 Constituent Assembly was dissolved and, अब देखो यहाँ पे ये याद रखना है, ये थोड़ा सा डिजॉल्व इसको किया गया है, और यहाँ पे एक शब्द है उसका नाम है ट्रांसफॉर्म्ड। तो यहाँ पे ये भी अपन लिखेंगे, एंड transformed itself into interim parliament। लेकिन अपने आप को इसने काम चलाओ संसद के तौर पर कार्य करना जारी रखा। इंटरिम पार्लियामेंट और कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पहले दोनों साथ साथ काम करते थे। साथ साथ का मतलब एक ही दिन इनकी मीटिंग नहीं होती थी, अलग अलग टाइम पर होती थी, बट दे हैव द सेम फंक्शन। अब संविधान बन चुका है, संविधान सभा का काम खत्म हो गया है, तो अब इसने जो है अपने आप को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को डिजॉल्व करके अपने आप को ट्रांसफॉर्म किया भारत की पहली काम चलाऊ संसद में। जब तक देश में पहले आम चुनाव नहीं होते हैं, और पहले आम चुनाव देश में अप्रैल 1952 में, अप्रैल 1952 में किए गए थे, तब तक यानी कि लगभग 2 साल और कुछ महीने तक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को डिजॉल्व करके इट कंटिन्यू टू वर्क एज इंटरिम पार्लियामेंट। ठीक है, सो ये आपको समझ में आया। अब इसकी मैं टाइमलाइन आपको बताता हूँ। ठीक है, एक बार हम इसकी टाइमलाइन देख लेते हैं, उससे हमें ये समझ में आ जाएगा। सो यहाँ पे हम एक लाइन खींचेंगे, और इस लाइन में हम टाइमलाइन इसकी डिसाइड करते हैं। सो सबसे पहले 9 दिसंबर आता है। यहाँ पे क्या होता है बताओ? इनॉग्रेशन होता है। संविधान सभा की स्थापना होती है। सच्चिदानंद सिन्हा सीनियरिटी के ग्राउंड पर 81 ईयर ओल्ड फ्रेंच ट्रेडिशन को फॉलो करते हुए इंटरिम चेयरमैन बनते हैं। 11 और 13 दिसंबर में पहले आपको नोट करवा चुका हूं, तो वो नहीं करवा रहा हूं।
अगर यहाँ पे पूछा जाए कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली सॉवरेन है तो वो नहीं है, बिकॉज इंडिया वॉज नॉट एन इंडिपेंडेंट नेशन. इवन दिस डेट वॉज डिसाइडेड बाय लॉर्ड बावेल ऑन 20th of November. He declared that on 9th of December 1946 a fresh constituent assembly will be constituted. ठीक है, तो ये डेट भी किसने डिसाइड किया? लॉर्ड बावेल ने किया है. तो यहाँ पे ये भी लिखेंगे कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नॉट सॉवरेन. ओके. उसके बाद हम बात करते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट है यहाँ पे प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी. उसके बारे में मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ. उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे 15 अगस्त 1947 की, और 15th of August 1947 को इंडिया बिकेम एन इंडिपेंडेंट नेशन. इंडिया बिकेम इंडिपेंडेंट नेशन. JL नेहरू प्राइम मिनिस्टर बनते हैं. 14 यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर बनते हैं यहाँ पर. JL नेहरू प्राइम मिनिस्टर बनते हैं. 14 यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर बनते हैं. यूनियन लेजिस्लेचर जो उससे पहले का था उसको खत्म किया जाता है. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली स्टार्ट वर्किंग एज यूनियन लेजिस्लेचर. तो देखो यहाँ पे असेंबली है, बाद में असेंबली खत्म होती है, पार्लियामेंट कंटिन्यू रहती है. तो यहाँ पे लिखेंगे सेंट्रल लेजिस्लेचर was dissolved assembly start twin role of working as provisional parliament. ठीक है, सो ये याद रखना आपको. अब यहाँ पे जो मिनिस्टर्स थे, जो मेंबर नहीं थे असेंबली के, वो पहुंच गए वहां पर, बट दे डिड नॉट हैव द राइट टू कास्ट वोट. उसके बाद हम बात करते हैं, तो 26 जनवरी को 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन वॉज फुली एनफोर्स्ड. फुली एनफोर्स्ड का क्या मतलब है कि आर्टिकल 52 कहता है देयर शैल बी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. तो भारत के पहले प्रेसिडेंट यहाँ पर बनते हैं एंड ही वॉज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद. सो यहाँ पर लिखेंगे इंडिया बिकेम रिपब्लिक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट. देखो ये भी एक क्वेश्चन है, रिपब्लिक किसको बोलते हैं? तो रिपब्लिक का मतलब होता है एक ऐसा तंत्र, ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर देयर विल बी अ हेड ऑफ स्टेट, जहां पर एक राज्य अध्यक्ष होगा एंड दैट विल बी इलेक्टेड बाय द पीपल वेदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली. यानी एक राज्य अध्यक्ष होगा जो कि जनता के द्वारा चुना जाएगा, चाहे प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से. ठीक है, तो हमारे जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं वो हेरेडिटरी नहीं होगा. ठीक है, दिस इज डिफरेंस बिटवीन मोनार्की एंड रिपब्लिक. राजतंत्र में आनुवंशिक होते हैं, रिपब्लिक गणतंत्र में आनुवंशिक नहीं होते हैं. ठीक है,
तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे पहले राष्ट्रपति बनते हैं। जैसे ही वो पहले राष्ट्रपति की शपथ ग्रहण करते हैं, इंडिया क्या बन जाता है बताओ आपका? एक गणराज्य बन जाता है। ठीक है, सो इंडिया बिकेम आवर सेल्फ रिपब्लिक। और एक और बात यहाँ पे हम लिखेंगे, ये भूलनी नहीं है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज डिजॉल्व, संविधान सभा को भंग कर दिया गया, बट कंटिन्यूड एज इंटरिम पार्लियामेंट, परंतु काम चलाऊ संसद के तौर पर इसने अपना कार्य प्रारंभ कंटिन्यू रखा। ठीक है, एक और बात बाद में आता है यहाँ पे, अप्रैल 1952 अप्रैल 1952 को क्या हुआ था? फर्स्ट टाइम जनरल इलेक्शंस वर हेल्ड, पहली बार भारत में चुनाव हुए। इंडिया गॉट, इंडिया का आई मुझसे छोटा ही लिखा जाता है, इट्स फर्स्ट न्यू पार्लियामेंट, भारत को इसकी पहली काम चलाऊ संसद मिली। सो ये था हमारा मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मुझे रिमाइंड करने दो, कुछ रह तो नहीं गया है? किसी भी स्टेट पीसीएस में, यूपीएससी में, सिविल सर्विसेज में, इवन अदर एग्जाम में लाइक एनडीए एंड सीडीएस में, जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है, जितना भी मैंने क्वेश्चंस देखे हैं, इससे बाहर आज तक कभी कुछ पूछा हुआ नहीं है। तो ये लगभग 1.5-2 घंटे का लेक्चर है। अगर आप ये ठीक से देखते हैं, अपने नोट्स मेंटेन करते हैं, इसको रिवाइज करते हैं, तो आई होप आपका कोई भी क्वेश्चन यहाँ से गलत नहीं होगा। और इतना काफ़ी है आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को पास करने के लिए। वी कैन डिबेट एंड डिस्कस ए लॉट ऑफ थिंग्स कि अंशा मेहता ने क्या किया, केटी शाह में क्या विरोध था, केटी शाह अम्बेडकर के तनाव और वो सब। एक इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा संविधान करके स्वरा भास्कर के वीडियो हैं, स्वरा भास्कर उसकी एंकर हैं, बहुत अच्छे वीडियो हैं, श्याम बेनेगल ने बनाया उनको, आई थिंक यूट्यूब पर वो अवेलेबल है, तो आप उनको ज़रूर देखना, वहाँ से बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें आपको पता चलेंगी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम कोई और डिफरेंट टॉपिक लेकर के तैयार करेंगे, तब तक के लिए आप इसको ज़रूर पढ़ें। थैंक यू।